Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you for online video class. इसके पहले वीडियो में हमने जो सिलेबस के हिसाब से डिस्क्राइब किया आपके सामने, जैसा कि ये है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पहले समझा दिया था पहली वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने आपको 2 या 3 वीडियो में स्ट्रक्चर आया, स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्कस किया। अब इसके बाद जो ये टॉपिक लास्ट है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, जो यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म क्या है, कैसा है, तो इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करने इस वीडियो में जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि ये बातें वहीं से स्टार्ट होती हैं, इसके पहले जो हमने नर्वस सिस्टम में यानी फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन में आपको डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से न्यूरॉन और नर्व सिस्टम काम करते हैं, किस तरह से इम्पल्स प्रोपिगेट होते हैं, इनिशिएट होते हैं, किस तरह से कोई भी सूचना बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती है। तो पहले इसी को एक बार रिवाइज करते, क्योंकि कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तभी करता है जब उसे कोई स्टिमुलस मिले। जब मन में कोई इच्छा होती है तभी हम अपने हाथ या पैर हिलाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, या अपनी नज़र कहीं उठाते हैं, या हम कुछ सूंघते हैं, देखते हैं, समझते हैं, यानी जो कुछ भी हम जो है कि कार्य करते हैं मसल्स के हेल्प से, तो ये तभी होता है जब उसमें कोई मैसेज जो है नर्व्स के थ्रू किसी भी आर्गन या पार्ट में, बॉडी के पार्ट में, वहाँ मैसेज स्टिमुलस पहुँचता है। बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता है, तो वो कारण, वो रीजन जो है कि वो नर्व के थ्रू जो है कि वो प्रोपिगेट होता है। तो वहीं से इस मैकेनिज़्म के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम मसल्स लोकल लेवल पर, जैसे सार्कोमियर जो हमने डिस्क्राइब किया, वहाँ पे किस तरह से ये स्लाइड बना करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्लाइडिंग मैकेनिज़्म आपको समझाएंगे। लेकिन जो जनरल मैकेनिज़्म है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आप यहाँ कुछ पॉइंट्स में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो जनरल मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये आज टॉपिक है, यानी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज़्म को डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रीफली। द इनिशिएशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आकर इन द फॉलोइंग सिक्वेंशियल स्टेप्स, यानी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनिशिएट यानी शुरू करता है, प्रारंभ होता है जब इसमें, और ये मसल्स में जो चेंजेस होते हैं वो अपना पोजीशन लेता है, हरकत करता है, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता, बल्कि इसमें एक स्टेप बाय स्टेप फंक्शन होते हैं जिसको हम सीक्वेंशियल स्टेप्स कहते हैं। उस सीक्वेंशियल स्टेप्स को यानी कि 1 बाय 1 एक एक करके हम देखेंगे। पहले क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, यानी किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज़्म को डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो सीक्वेंशियल स्टेप्स है, उसको पहले हम एक एक पॉइंट आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है सीक्वेंशियल स्टेप का फर्स्ट पॉइंट, एंड एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स एलॉन्ग ए मोटर नर्व टू इट्स एंडिंग ऑन मसल फाइबर्स। अब देखिए ये बातें वहीं से जुड़ जाती हैं नर्व कंडक्शन से। तो यानी पहले स्टेप में क्या होता है, आप जानते हैं कि बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी सूचना, मान लीजिए कहीं चींटी काट रही है, चींटी बैठी हुई है कहीं बॉडी के पार्ट पर, वो सूचना पहले पता चलता है कि यहाँ पे कुछ रेंग रहा है, और फिर वो मैसेज जो है कि सेंसरी नर्व के थ्रू वो ब्रेन में पहुंचता है। ब्रेन में डिसाइड हो करके फिर वो क्या करना है, हाथ से उस चींटी को हटा देना है कि काटने देना है, ये जो है जो भी डिसीजन मैसेज आता है वो जो है कि सेंसरी नर्व के थ्रू तो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन से जब वो डिसीजन मैसेज लेकर के जब वापस लौटता है उसी पार्ट तक जहाँ पे वो चींटी होती है, या कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई सिचुएशन होता है, या कोई स्टिमुलस होता है, तो वो मोटर नर्व के थ्रू लौटता है। तो यहाँ पे वही बात, यहाँ पे उसे कोरिलेट करिए आप, एन एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल, क्योंकि चाहे वो सेंसरी नर्व हो चाहे मोटर नर्व हो,
दोनों नर्व में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, सूचनाएं जा रही हैं और लौट रही हैं। तो लौटती है तो उसमें जो एक्शन होगा, रेस्टिंग और एक्शन जो पोटेंशियल जो काम करता है, यानी नर्व कंडक्शन जो हो रहा है वो एक ही तरह से होता है, उसका मैकेनिज्म एक ही है। ऐसा नहीं कि सेंसरी नर्व में कोई और तरह से प्रोपिगेशन हो रहा हो या और जो है कि कंडक्शन हो रहा है और मोटर में कुछ और तरीके से, दोनों में सेम तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। तो यहाँ पे सेंसरी की बात नहीं हो रही है, मोटर नर्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ब्रेन द्वारा जब डिसीजन हो जाता है कि अब ऐसा करना है, वहाँ पे जाके खजुलाना है उस पार्ट पर जहाँ पे चींटी है, या उसको जो है कि क्या करना है वहाँ, या खड़े हो जाना है, तो ये जो डिसीजन मैसेज जब मिलता है तो वो मोटर नर्व के थ्रू उस बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचता है, मसल्स तक पहुंचता है जहाँ पे वो चींटी रेंग रही होती है। तो इसलिए मोटर नर्व से जो मैसेजेस आते हैं तो इनके आने का क्या तरीका है वहाँ पे देखिए। तो पहले पॉइंट में समझाया जा रहा है एन एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स, यानी कि एक एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है। आप एक्शन पोटेंशियल में डिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि पहले के जो नर्व कंडक्शन में डिस्क्राइब कर दिया है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है जहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाता है, अब वहाँ पर डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है, यानी कि मसल्स जो इम्पल्स हैं वो प्रोपिगेट होने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। वहाँ सोडियम पोटेशियम का पंप कैसे काम करता है, कैसे ये इनिशिएट कर रहे हैं, कैसे डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहा है, इसके पहले ही वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। तो अब बस उसी का जिक्र करते हुए हमें आगे बढ़ना है मसल कंडक्शन में। एन एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स एलॉन्ग ए मोटर नर्व, मोटर नर्व है, मोटर नर्व पर एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है, यानी सूचनाओं को लेके अब जा रहा है, यानी ब्रेन से वापस डिसीजन मैसेज लेकर के वो पर्टिकुलर आर्गन या मसल्स के पास पहुंच रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर पूरे मोटर नर्व में ट्रेवल करता है, यानी कि जा रहा है टू इट्स एंडिंग। अब कहाँ तक ये मसल्स पहुंचता है, मोटर नर्व के एंडिंग तक, क्योंकि पर्टिकुलर एक न्यूरॉन का जो लास्ट पोर्शन होता है, एंडिंग होता है, वहाँ तक पहुँचता है। और वो एंडिंग नर्व एंडिंग जो होता है, नर्व का जो अंत भाग होता है, अंतिम भाग, वो किससे जुड़ा होता है, किसी न किसी मसल फाइबर से जुड़ा होता है, जैसा कि इसके पहले स्ट्रक्चर में दिखाया गया था नर्व कंडक्शन में। तो नर्व टू इट्स एंडिंग ऑन मसल फाइबर्स, वो मसल फाइबर्स पे कहीं कहीं अंत होता है, यानी मैसेज मोटर नर्व को थोड़ा के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ट्रेवल करते हुए आ रहा है, वो किसी मसल फाइबर में पहुंच रहा है। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात यह है सेकेंड पॉइंट में एट ईच एंडिंग। अब ये नर्व एंडिंग जो होता है कि नर्व एंडिंग में, क्योंकि 4-6 एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो किसी भी एंडिंग में पोर्शन में एट ईच एंडिंग द नर्व सिक्रेट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटिलकोलिन। अब ये भी कोई नई बात नहीं, जो आप पढ़ चुके हैं। जब नर्व एंडिंग जहाँ होती है, सूचनाएं जब वहाँ तक पहुँचती हैं, यानी जहाँ सिनेप्स या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, यानी सूचनाएं अब नर्व से मसल्स में जा रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो नर्व एंडिंग होता है, प्रत्येक नर्व एंडिंग वो जो है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस यानी कि एसिटिलकोलिन सिक्रीट करती हैं, निकालती हैं, थोड़ी थोड़ी निकालती हैं। जैसे क्या, सिगरेट से स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस से एसिटिलकोलिन, यानी हर नर्व एंडिंग थोड़ी सी मात्रा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस का यानी एसिटिलकोलिन को रिलीज़ करती हैं, सिक्रीट करती हैं। कहाँ पर, मसल्स या नर्व एंडिंग के पास, मसल्स में। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमें पढ़ना तो मसल कंट्रक्शन, लेकिन पहले के पोजीशन क्या हो रही है, इसको आपके एक एक पॉइंट नज़र देना। तीसरे पॉइंट में देखिए द एसिटिलकोलिन, यानी साल्ट में से ACH लिखते हैं। द एसिटिलकोलिन एक्ट्स ऑन ए लोकल एरिया ऑफ द मसल फाइबर मेम्ब्रेन टू ओपन मल्टीपल एसिटिलकोलिन गेटेड कैटायन चैनल थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग इन ए मेम्ब्रेन। अब क्या करता है, जो एसिटिलकोलिन जो सिक्रीट हुआ था, द एसिटिलकोलिन एक्ट्स ऑन ए लोकल एरिया ऑफ द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर जो है, मसल, क्योंकि अभी आपने मसल फाइबर के स्ट्रक्चर देखा, वो जो है कि 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 10 to 100 माइक्रोन मोटे होते हैं, तो उसके किसी एक लोकल एरिया में तो वो सिक्रीट करेगा एसिटिलकोलिन को। तो द एसिटिलकोलिन एक्ट्स ऑन ए लोकल एरिया ऑफ मसल फाइबर मेम्ब्रेन, मसल फाइबर मेम्ब्रेन के एक लोकल एरिया पे वो जो वहाँ पर सिक्रीट कर देता है, ऐड करता है, यानी कार्य करता है, क्योंकि एसिटिलकोलिन में मैसेज है, अब वो मसल्स को जो है मैसेज उपलब्ध कराने जा रहा है, तो कहीं एक ही पॉइंट पर वो देगा।
मसल के, क्योंकि वो तो लगभग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं मसल फाइबर। तो मसल फाइबर में हर जगह तो एक साथ पहुंचाएगा नहीं, पहले किसी एक एरिया पे वो मसल वहाँ पे जो है कि छोड़ता है, यानी एसिटिल कोलिन वहाँ रिलीज होती है। तो मसल फाइबर टू ओपन मल्टीपल एसिटिल कोलिन गेटेड कैटायन चैनल्स, यानी कि जहाँ पर वो एसिटिल कोलिन जब वो सिक्रीट करता है पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, तो वो जो ओपन मल्टीपल यानी एसिटिल कोलिन गेटेड, यानी एसिटिल कोलिन जहाँ पे वो सिक्रीट किया, अब एसिटिल कोलिन इंटर करेगा मसल फाइबर में, यानी एसिटिल कोलिन गेटेड। गेटेड मतलब गेट से, जैसे गेट होता है जब कोई व्यक्ति इंटर करता है घर में तो गेट होता है, दरवाज़ा होता है, उसी तरह एसिटिल कोलिन के लिए ही वो गेट होता है, यानी उसके उस स्थान पर जहाँ पर ये एसिटिल कोलिन सिक्रीट हुआ वहाँ पे सिर्फ एसिटिल कोलिन ही मसल फाइबर में इंटर कर सकता है, और कोई दूसरा चीज़ उससे वहाँ से अंदर नहीं कर जा सकता। तो जहाँ से ये इंटर करेगा तो वहाँ कोई न कोई हरकत होगी, कोई न कोई क्रिया होगी। ओपन मल्टीपल यानी वो खुल जाता है, मेम्ब्रेन जो थोड़ा सा खुलता है, और वहाँ पे ये जो एसिटिल कोलिन है उस गेट से अंदर जाता है। मल्टीपल एसिटिल कोलिन गेटेड कैटायन चैनल्स, कैटायन मतलब वहाँ पे प्लस चार्ज होता है। जैसे मेम्ब्रेन में पहले नर्व कंडक्शन में हमने देखा कि रेस्टिंग पोजीशन में बाहर जो प्लस चार्ज, अंदर जो है माइनस चार्ज होता है। तो वहाँ कैटायन, कैटायन मतलब कि धनायन, और एनायन मतलब ऋणायन होता है, यानी प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज के फॉर्म में वो अंदर इंटर करता है थ्रू प्रोटीन मालिक्यूल्स। अब ये एसिटिल कोलिन मालिक्यूल जो है, एसिटिल कोलिन वो प्रोटीन मालिक्यूल के थ्रू प्लस चार्ज के चैनल से अंदर घुसता है। मालिक्यूल फ्लोटिंग इन ए मेम्ब्रेन, और जब अंदर ये जाता है तो पूरे मेम्ब्रेन पर वो फैल जाता है, फ्लोट करने लगता है। जैसे जैसे किसी पानी में, नदी के पानी में या तालाब के पानी में कोई चीज़ फेंक दें तो ऊपर सरफेस पे तैरने लगता है। उसी तरीके से जब ये एसिटिल कोलिन जब ये अंदर प्रोटीन मालिक्यूल के थ्रू अंदर इंटर करता है तो वहाँ जाके पूरे के पूरे मेम्ब्रेन पर, मसल फाइबर के मेम्ब्रेन पे वो फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, फैल जाता है। तो ये थर्ड स्टेप हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ओपनिंग ऑफ द एसिटिल कोलिन गेटेड चैनल्स allows large quantities of sodium ions to diffuse to the interior of the muscle fiber membrane, यानी कि जो ही वो एसिटिल कोलिन के लिए जो गेट खुलता है जिसमें एसिटिल कोलिन इंटर करता है, प्रोटीन मालिक्यूल्स के थ्रू अंदर जाता है, ठीक उसी समय दूसरी हरकत क्या होती है, ओपनिंग ऑफ द एसिटिल कोलिन गेटेड चैनल्स, जो ही ये चैनल खुलता है, अलाउज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम आयंस टू डिफ्यूज़, तो उसी समय सोडियम आयंस का बहुत अधिक मात्रा, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सोडियम मालिक्यूल्स टू डिफ्यूज़, वो भी डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी अंदर चला जाता है। डिफ्यूज टू द, उसी रास्ते से डिफ्यूज टू द इंटीरियर ऑफ द मसल, मसल के अंदर चला जाता है, यानी एसिटिल कोलिन भी इंटर किया और साथ साथ सोडियम आयंस भी जो है इंटर कर गए इन किसमें, इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर मेम्ब्रेन के अंदर। दिस काजेज, यानी कि जब ये दोनों इंटर कर जाते हैं तो फिर आगे होता क्या है, अभी स्टेप देखिए। दिस काजेज, इससे क्या होता है, दिस काजेज ए लोकल डीपोलराइजेशन, इससे जब ये चीज़ें जब इंटर करती हैं तो जब मसल फाइबर पर जहाँ पे पहुँचती हैं वहाँ पर जो है डीपोलराइजेशन होता है, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे एक चेंजिंग इवेंट्स होने लगते हैं। इवेंट वही होगा, आप जानते हैं कि प्लस चार्ज अंदर चला जाएगा, माइनस चार्ज बाहर चला जाएगा, वही होता है डीपोलराइजेशन, और सूचनाएं आगे बढ़ने लगती हैं। दैट इन टर्न टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, और उसके बाद जब डिपोलराइजेशन जब हो जाता है, यानी कि वहाँ पर सूचनाएं जब आगे बढ़ने लगती हैं मेम्ब्रेन में आगे, तो होता है कि फिर अभी तो आपने एसिटिल कोलिन गेटेड देखा, वो एसिटिल कोलिन के लिए गेट खुला और एसिटिल कोलिन इंटर किया, और उसके साथ साथ सोडियम आयंस भी इंटर कर गए। लेकिन इसके बाद जब वो सूचनाएं आगे बढ़ जाती हैं तो जिस पॉइंट पे वो इंटर किया था, अब वहाँ पे अब अंदर से बाहर की ओर एक दरवाज़ा खुलता है, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। उसके बाद सोडियम चैनल जो है कि जिसे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बोलते हैं, वो जो है कि ओपन हो जाता है। तो ओपन होने से होता है क्या है, दिस इनिशिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल एट द मेम्ब्रेन, यानी कि
इसी के बाद जो है कि एक्शन पोटेंशियल जो है कि मेम्ब्रेन पर फैल जाता है, यानी कि एक पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाता है, प्रोपिगेट हो जाता है, यानी कि इम्पल्सिव सूचनाएं आगे बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स एलॉन्ग द नर्व फाइबर्स मसल फाइबर्स मेम्ब्रेन इन द सेम वे दैट एक्शन पोटेंशियल्स ट्रेवल एलॉन्ग नर्व फाइबर मेम्ब्रेन। यानी अब यहाँ पर यानी इसी नर्व मसल फाइबर के अंदर सूचनाएं नर्व मसल्स के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने लगती हैं। कैसे जाती हैं? ठीक उसी तरह से जाती हैं जैसे किसी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल के थ्रू सूचनाएं आगे बढ़ती थीं, जिससे पहले जो आपने देखा था, सेम वही मैनर यहाँ पे होता है। यानी जैसे नर्व फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मसल फाइबर में भी उसी तरह एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, द एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेज द मसल मेम्ब्रेन। अब एक्शन पोटेंशियल क्योंकि अब ट्रेवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो डीपोलराइज करता चला जाता है, डीपोलराइज करते हुए आगे बढ़ता है। एंड मच ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ मसल फाइबर। अब इस तरह से जब एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता चला जाता है तो उस समय ये मसल्स फाइबर के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी, एक विद्युत प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज होता है, एक जो है कि विद्युत यानी बिजली जो है वो फैल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज करती है। कहाँ से कहाँ तक? वो मसल फाइबर के सेंटर पोर्शन तक जाता है, सेंट्रल पोर्शन, जैसे कोई मसल फाइबर है उसका जो है कि मिडिल रीजन जहाँ तक वहाँ तक पहुँचता है। हियर इट काजेज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम आयंस। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है एक्शन पोटेंशियल की वजह से, तो जब ये सेंटर पोर्शन में पहुंचता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो हो रही है, तो वो करता क्या है, इससे जो सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने इसके पहले डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर में, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है को स्टिमुलेट करता है, उससे जो है ये यानी एक तरह से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कहता है कि अब वो क्या करे, कैल्शियम आयन रिलीज करने लगता है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो वहाँ मौजूद है फाइबर के अंदर, वो अधिक मात्रा में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम आयन, अधिक मात्रा में कैल्शियम आयन रिलीज करने लगता है। तो होता है इससे क्या, जब कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो दैट हैव बीन स्टोर्ड विद इन दिस रेटिकुलम, क्योंकि ये जो कैल्शियम अभी रिलीज हुआ है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रिलीज होने लगता है, वो रेटिकुलम के अंदर जो पहले से स्टोर रहता है, इसीलिए तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर काम करता है। अब उससे आगे देखिए क्या करता है, ऐसे कैल्शियम आयन जब रिलीज होता है तो द कैल्शियम आयंस इनिशिएट अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। अब जो कैल्शियम आयन जो रिलीज हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, इससे तो अब ये करता है क्या, ये जो है कि एक एट्रैक्टिव फोर्स, एक आकर्षण शक्ति उत्पन्न करता है, इनिशिएट शुरू करता है क्या, इनिशिएट एट्रैक्टिव फोर्स, एक एट्रैक्टिव फोर्स जो है कि वो शो करता है, दिखाता है किसके किसके बीच। जब एट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा तो दो चीज़ों के बीच में ही होंगी, तो दो चीज़ों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स शुरू होता है। और आप जानते हैं कि मसल फाइबर में पहले से ही वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है फिलामेंटस फॉर्म में, तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच जो है एट्रैक्टिव फोर्स उत्पन्न कर देता है, कौन, कैल्शियम आयन। तो द कैल्शियम आयंस इनिशिएट एट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, दोनों के बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स जो है कि शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, जब एट्रैक्टिव फोर्स होगा तो दोनों करीब आएंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा तो दोनों दूर जाएंगे। तो एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक्टिन और मायोसिन दोनों आपस में सटने लगते हैं, काजिंग देम टू स्लाइड एलॉन्ग स्लाइड ईच अदर विच इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस। यानी कि इस एट्रैक्टिव फोर्स के वजह से होता है क्या है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन जो है चढ़ जाता है, यानी कि कवर कर लेता है, यानी कि मायोसिन फिलामेंट जो है उसके ऊपर एक्टिन पूरी तरह जाके कवर कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म। काजिंग देम तो होता क्या है, काजिंग देम टू स्लाइड एलॉन्ग स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड दूसरे स्लाइड के ऊपर जो है कि कवर कर जाती है। स्लाइड, क्योंकि स्लाइड हमने बताया कि जैसे कि स्लाइड का मतलब वही हो, एक सार्कोमियर
इनका जहाँ से जहाँ तक स्ट्रक्चर हो, जैसे एक स्लाइड प्रैक्टिकल में आप स्लाइड देखते हैं, एक प्लेन स्लाइड है, एक प्लेन स्लाइड को दूसरे स्लाइड के ऊपर रख दें, ढक लें, कवर कर लें, इस तरह से एक दूसरे को ये कवर कर लेते हैं। तो इस तरह अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से स्लाइड एक दूसरे स्लाइड के ऊपर जो है कि कवर कर लेता है, तो इसी को स्लाइडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके बाद हम अभी डिस्क्राइब करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंटस मैकेनिज्म। तो कवरिंग देम टू स्लाइड एलॉन्ग स्लाइड ईच अदर, यानी एक दूसरे को वो जो है ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। विच इज़ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोसेस, और जो ही एक दूसरे को कवर करते हैं, और इसी को जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे को जो भी दूर दूर थे वो जो है एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। तो ये हुआ नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद स्टेप में आप देखेंगे किस तरह से एक पिकुलियर कॉन्ट्रैक्शन या मैकेनिज्म यहाँ काम कर रहा है। ये सब कुदरत का इंतजाम है, इतनी माइन्यूट ये फंक्शन होता है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते और हम समझते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, जबकि ये कुदरत का बनाया इंतज़ाम है। इतनी बारीक ये हरकत या मैकेनिज़्म होते हैं जिसके वजह से सब कुछ हो रहा है, और जब हम हाथ पांव चलाते हैं तो लगता है कि हम ये कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है सारा काम कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, उसका बनाया इंतजाम कर रहा है। अगर वो कहीं से बारीक एक नुक्ते बराबर भी अगर कहीं डिफरेंस हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद लास्ट में देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, आफ्टर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और थोड़ा सा जो ही ये मूवमेंट होता है, ठीक उसी समय एक दूसरी हरकत हो रही है। देखिए क्या हो रहा है, आफ्टर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, यानी कि जो ही ये मैसेज थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसी समय कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि कैल्शियम आयन का काम क्या था? कैल्शियम आयन का काम था कि वो दोनों एक्टिन और फिलामेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर दे। तो जो ये अट्रैक्शन पैदा करता है उसके बाद क्या करता है, फिर ये कैल्शियम आयन फिर कहाँ चला जाता है? जहाँ से आया था वहीं चला जाता है, क्योंकि वो आग लगा के तो आगे बढ़ गया। यानी कैल्शियम आयन अब जो है कि प्रेरित कर दिया एक्टिन मायोसिन को, और उसके बाद जो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स हुआ और दोनों एक दूसरे को कवर कर लिए, स्लाइड बना लिए, और कैल्शियम आयन का काम खत्म। अब कैल्शियम आयन क्या करता है, वो फोर्स के थ्रू जैसे आया हुआ होता है बाहर, वैसे ही वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है। तो देखिए, द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चला गया बाई ये कैल्शियम आयन मेम्ब्रेन पंप। कैसे ये इंटर करता है, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो चला गया, कैसे जाता है? बाई ये कैल्शियम आयन मेम्ब्रेन पंप, क्योंकि कैल्शियम आयन मेम्ब्रेन पंप के थ्रू जो है कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है। एंड रिमेन स्टोर्ड इन द रेटिकुलम, और वो तब तक रेटिकुलम में जैसे पहले स्टोर था वैसे वहाँ स्टोर बना रहता है, तब तक बना रहता है, यानी उसके अंदर रहता है रेटिकुलम के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक कैल्शियम आयन, जब तक कि अनटिल ए न्यू मसल एक्शन पोटेंशियल कम्स एलॉन्ग, जब तक कि फिर कोई सूचना जो है कि पीछे से जो है कि एक्शन पोटेंशियल में नहीं आती है। यानी एक सूचना को आगे बढ़ाने के लिए उसने ये हरकत कर दिया, बाकी फिर वो अपने घर में यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। उसके बाद फिर कोई सूचनाएं जब उस मसल फाइबर में जब आगे से आती हैं तो फिर वो बाहर आता है, फिर अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है, फिर जो है उसके अंदर चला। इस तरह से क्रियाएँ बार बार होती रहती हैं। दिस रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस दिस removal of calcium ions from the myofibrils causes the muscle contraction to cease। यानी इस तरह से अगर कैल्शियम आयन अगर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होंगी या नहीं मान लीजिए वहाँ ख़त्म हो जाए, किसी वजह से नष्ट हो जाए, तो होगा क्या, तो जो मसल मायोफाइब्रल्स में जो एक्शन हो रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से स्लाइडिंग मैकेनिज्म काम कर रही है कंट्रैक्शन की, वो नहीं होंगी। तो अंत में होगा क्या, मसल्स सीज हो जाएंगे, मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो कितना ये इम्पॉर्टेंट इसका रोल है यहाँ पे कैल्शियम आयन का, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। दिस रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द मायोफाइब्रिल्स काजेज द मसल कॉन्ट्रैक्शन टू सीज मतलब रोक देना।
अगर कैल्शियम आयन इस मसल फाइबर के अंदर रेटिकुलम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयन मौजूद होते हैं, अगर वहाँ से वो हटा दिए जाएं या नष्ट हो जाएं तो जाहिर बात कि मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा तो हाथ और पैर जाम हो जाएंगे, काम नहीं करेगा, यानी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। यानी कि कितना बड़ा रोल है। इस तरह से आप बहुत बारीकी से, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि कैसे जो है कि नर्व कंडक्शन के थ्रू सूचनाएं जा रही हैं, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है। तो इस जो हमने जो पॉइंट डिस्क्राइब किया जनरल मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, तो उसमें एक बात सामने आई है जो अभी हम डिटेल में हमें समझाना है, वो है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। क्योंकि स्लाइडिंग मैकेनिज्म का भी सिर्फ जिक्र हुआ है कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है क्या है, कैल्शियम आयन के अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करने की वजह से एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, और कवर कर लेने की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर एक कैल्शियम आयन जो है कि न रहें तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो फिर कोई हरकत नहीं होगी। तो अब एक पॉइंट ये बचा हुआ है कि इस टॉपिक में कि किस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, कि किस तरह से एक्टिन मायोसिन एक दूसरे को कवर करते हैं, कैसे स्लाइड बनाते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म यानी कि मसल कंट्रैक्शन जो मेन है, अभी तो रीजन बताया जा रहा था, वजह बताई गई, स्टेप्स बताए गए, हर स्टेप पे क्या हो रहा, लेकिन जो मेन मैकेनिज्म है जिसको मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी कहते हैं या स्लाइडिंग फिलामेंटस मैकेनिज्म कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। ओके।